को ध्यान में रखते हुए 6 मंथ की करंट अफेयर्स की ये क्लास है। इसमें नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, खेल, पुरस्कार, सम्मान, सारी कुछ जो भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी है वो सब ने शार्ट में हमने किया है कि आप जल्दी जल्दी जो अगर दोहराने के लिए नोट्स बनाते हैं वो दोहरा पाएँ। और शुरू करते हैं। सबसे पहले 6 मंथ करंट अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पहले देखते हैं। हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो बीपीएससी के स्टूडेंट्स और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सिविल सर्विसेज संबंधित स्टडी विद शरण IAS में मिलती रहेगी। प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं, यहाँ से पूछा जाता है किन किन देशों की यात्राएं इधर 6 महीने में प्रधानमंत्री ने की हैं, यहाँ से पूछा जा सकता है। और कौन कौन से देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर भारत में आए हैं। सबसे पहले देखते हैं कहाँ गए ये, तो 4 से 5 सितंबर लेटेस्ट ये गए हैं, सिंगापुर गए हैं। यहाँ पर ये भारत और सिंगापुर के बीच में 60 जो राजनयिक संबंध हुए उसकी 60वीं वर्षगांठ पर ये यात्रा हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। और ये किसी प्रधानमंत्री की 5वीं यात्रा थी, इनकी ये 5वीं यात्रा थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 4 से 5 सितंबर गए हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री लॉरेंस बोंग के निमंत्रण पर गए थे। तो कई चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट हैं, डेट, इसके बाद 60वीं वर्षगांठ पर हुई थी, ये 5वीं यात्रा थी। लॉरेंस बोंग वहाँ के सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं, ये सब चीज़ें। और यहाँ पर 4 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं सिंगापुर में, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो 4 समझौते महत्वपूर्ण बिंदु हमने डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, दूसरा कौशल विकास के क्षेत्र में, चिकित्सा एवं उपकरणों के क्षेत्र में, और सेमीकंडक्टर। हम जानते हैं कि भारत इसके संकट से जूझ रहा है और यहाँ पर बहुत सारी इकाइयों के लिए सरकार की सब्सिडी है, बहुत सारे प्रयास कर रही है। तो इसके साथ सिंगापुर के साथ भी सेमीकंडक्टर समझौता हुआ है। इसके बाद ब्रुनेई दारुस्सलाम की यात्रा की है। यहाँ पर भारत और ब्रुनेई के राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ पर यह यात्रा हुई है और किसी प्रधानमंत्री की या इन दोनों देशों के बीच की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। ये 3 से 4 सितंबर के बीच में हुई है। और इसमें जो महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, यहाँ पर छोटा देश है ये, तो उपग्रह एवं प्रक्षेपण यानों के लिए टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड के क्षेत्र में हुआ है। उपग्रह से संबंधित जो कमांड होता है उसका टेलीमेट्री होती है और उसके बाद जो है मैपिंग होती है, सारी चीज़ें के ट्रैकिंग होती है। तो उसके लिए समझौते हुए हैं इसरो और वहाँ की स्पेस एजेंसी के बीच में। ये 40वीं वर्षगांठ के मुद्दे यहाँ के जो प्रधानमंत्री हाजी हसनल बोल्किया के निमंत्रण पर ये गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। यहाँ का राजधानी आप जानते हैं बंदर सेरी बेगवान। इसके बाद यूक्रेन, रूस यूक्रेन युद्ध के लिए यूक्रेन बहुत दिन से चर्चा में है। यहाँ पर 23 अगस्त को प्रधानमंत्री ने वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के आमंत्रण पर गए थे। और ये ऐसी यात्रा थी पोलैंड, चूँकि वहाँ के जो यूक्रेन का जो क्षेत्र है, एयर क्षेत्र है, वो प्रतिबंधित है हवाई यात्राओं के लिए। तो यहाँ की यात्रा कीव, वहाँ की राजधानी, वहाँ तक की यात्रा प्रधानमंत्री जी ने पोलैंड से वहाँ तक की यात्रा 10 घंटे ट्रेन में की थी। बहुत बड़ा है वो है। और 4 समझौते हुए कृषि एवं खाद्य के क्षेत्र में, चिकित्सा उत्पाद के क्षेत्र में, सामुदायिक विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के क्षेत्र में और सांस्कृतिक सहयोग भी हुआ के क्षेत्र में समझौते हुए हैं। 4 समझौते महत्वपूर्ण हुए हैं। और इसके अलावा 4 भीष्म क्यूब मतलब एक इसमें अपने ऐसा एक एम्बुलेंस कह सकते हैं, एक ऐसा यूनिट होती है चिकित्सा की कि इसमें लगभग सारे इमरजेंसी जैसे इमरजेंसी में ये ऑक्सीजन खुद बना सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, सारे इंस्ट्रूमेंट इसमें होते हैं। तो ऐसे भीष्म क्यूब्स जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी अयोध्या में, यहाँ भी तैनात किए गए थे 2, और 4 यहाँ को दिया गया है यूक्रेन को, चूँकि यहाँ युद्धग्रस्त है तो वहाँ पर समस्याएं आती रहती हैं युद्ध क्षेत्र में। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें, छोटे मोटे ऑपरेशन भी उसमें किए जा सकते हैं। इसके बाद अगली यात्रा इनकी हुई है पोलैंड की 21 से 22 अगस्त के बीच में, 21 से 22 अगस्त 24 के बीच में, सब 24 का है, ध्यान रखिएगा। और ये 45 वर्ष बाद यात्रा हुई है। इसके पहले चौधरी चरण सिंह ने यहाँ की यात्रा की थी 45 वर्ष पहले। और ये पोलैंड और भारत के राजनयिक संबंधों के 70वीं वर्षगांठ पर हुआ है। और यहाँ के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के निमंत्रण पर ही गए थे। यहाँ पर जो समझौते हुए हैं इसमें महत्वपूर्ण समझौते, द्विपक्षीय समझौते की रणनीतिक साझेदारी, और एक स्क्वायर है, भारतीय मूल के एक महाराजा थे, उन्होंने वहाँ पर पोलैंड के 1000 से अधिक लोग, महिलाओं बच्चों को शरण दी थी। तो
उनके जो स्मारक है उसके उद्घाटन में भी इन्होंने ये भाग लिए थे प्रधानमंत्री जी ने। 2024 से 28 के बीच संयुक्त कार्य योजना क्रियान्वयन की भी बात वहाँ पर की गई है। ऑस्ट्रिया अगली यात्रा ऑस्ट्रिया की हुई है। 5 देश हो गए। ऑस्ट्रिया की यात्रा 9 से 10 जुलाई के बीच में हुई है और यहाँ के चांसलर कार्ल नेहमर ने इनको आमंत्रित किया था ऑस्ट्रिया के। और दूसरी चीज़ है कि 41 वर्ष बाद ये द्विपक्षीय यात्रा, या कह सकते हैं कि किसी प्रधानमंत्री की 41 वर्ष बाद हुई है, 75वीं वर्षगांठ पर हुई है। इसके पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यहाँ की यात्रा की थी। 41 वर्ष बाद यात्रा हुई ऑस्ट्रिया की। इसमें भारत ऑस्ट्रिया स्टार्टअप ब्रिज एक वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। इसके बाद रूस की यात्रा किया है प्रधानमंत्री ने। 22वां भारत रूस शिखर सम्मेलन होने वाला था। अगर पिछले साल वाला दिल्ली में हुआ था, इस साल वाला यहाँ पर हुआ है रूस मॉस्को में। तो यहाँ पर वहाँ के व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर गए थे 8 से 9 जुलाई के बीच में। और कुल 9 समझौते यहाँ हस्ताक्षर किए। पूछ सकता है कितने समझौते? 9 समझौते हस्ताक्षर हुए। और यहाँ के सबसे नागरिक सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू आयोस्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि रूस का सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान क्या नाम है, या किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो रूस का दिया गया है, उसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू आयोस्टल। अब भारत आने वाले, ये तो प्रधानमंत्री की भारत से बाहर की यात्राएं हुई हैं। अब भारत आने वाले जो विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं उनमें सबसे पहले मलेशिया के दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम, मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम ने यात्रा की है। 19 से 21 अगस्त के बीच में 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें जो महत्वपूर्ण हुआ है, भारत ने मलेशिया को 2 लाख मीट्रिक टन चावल का आवंटन किया है। 2 लाख मीट्रिक टन गैर बासमती चावल का आवंटन किया है। और दूसरी, यूपीआई को मलेशिया में स्वीकृति प्रदान की। वहाँ के जो पेमेंट ऐप है उसके साथ समझौते के पर यूपीआई को स्वीकृति। हम जानते हैं कि मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, यहाँ पर भारतीयों की संख्या बहुत ज़्यादा तादाद में है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि ये यूपीआई वहाँ कार्य करे, क्योंकि भारतीय जब जाते हैं वहाँ पर तो बहुत समस्याएं का सामना करना पड़ता है इस लेन देन को लेकर। डॉलर में कन्वर्ट करो, फिर उनको वहाँ के करेंसी में कन्वर्ट करो, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगली यात्रा वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष ने की है। फाम मिन्ह चिन्ह, वहाँ के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह, हो ची मिन्ह सिटी वहाँ की राजधानी है, तो ऐसे नाम भी है, फाम मिन्ह चिन्ह। वहाँ के प्रधानमंत्री ने 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में यात्रा की है। समझौते जो हुए उसमें $300 ऋण दिया गया है रक्षा खरीद के लिए वियतनाम को। भारत ने $300 का 300 अरब डॉलर का ऋण दिया है। और उसके बाद जब वियतनाम 2045 से, भारत 2045 का विजन विकसित राष्ट्र बनने का, इसी तरह से वियतनाम 2045 विजन को अपनाने वाला राष्ट्र है, पहला राष्ट्र है। इसके बाद अगली खबर है, ये विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जो 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे पहली जो है सब जानते हैं यूएसए। इसकी जो जीडीपी है 28.78 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर चीन आ गया है। चीन की जो जीडीपी है 18.53 ट्रिलियन डॉलर है। तीसरे नंबर पर जर्मनी है। जर्मनी की जीडीपी 4.59 ट्रिलियन डॉलर है। जापान की जीडीपी 4.11 ट्रिलियन डॉलर है। और 5वें नंबर पर भारत है। 3.94 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ भारत 5वें नंबर पर है। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। 4 अर्थव्यवस्थाएं यूएसए, चीन, जर्मनी और जापान है, 5वीं भारत है। इसके बाद विश्व की 5 सबसे बड़ी कोयला खदानें, इसलिए चर्चा में आया है क्योंकि इसमें विश्व की सबसे बड़ी 5 खदानों में 2 भारत की हैं। इसमें पहली है ब्लैक थंडर खदान है यूएसए की। दूसरी है गेवरा ओसी खान, गेवरा खदान है भारत की। ये छत्तीसगढ़ में है। ये छत्तीसगढ़ के
जिला आप लोग देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ में है, ये सबसे बड़ी खदान है ये। और इसको जो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL के अंतर्गत है ये गेवरा खदान। और उसके बाद नॉर्थ एंटीलोप रोसेल माइन USA में है, नॉर्थ एंटीलोप रोसेल माइन USA में है, ये भी दूसरी तीसरी भी। चौथी फिर कुसमुंडा खदान जो है भारत में है, ये भी छत्तीसगढ़ के कोरबा में है, सॉरी कोरबा में, ये भी कोरबा में, गेवरा खदान भी कोरबा में है, ये कोरबा जिले में छत्तीसगढ़ के। और ये भी कुसमुंडा खदान जो है ये भी भारत छत्तीसगढ़ के कोरबा में है, ये भी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अंतर्गत है। यहाँ पर एक खुदाई होती है, कई मिलियन टन कोयला निकाला आता है। इसके बाद नॉर्थ सांसी माइन, नॉर्थ सांसी माइन चीन में है, ये 5वें नंबर की खदान। ये टॉप 5 खदान हैं विश्व की, इसमें 2 दूसरे और चौथे नंबर की खदान छत्तीसगढ़ के कोरबा में है, ये भारत में है। सुरक्षा परिषद के 5 नए सदस्य, अस्थायी सदस्य चुने गए। हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, 6 अंग में सुरक्षा परिषद एक महत्वपूर्ण अंग है। उसमें 15 सदस्य हैं, 15 सदस्यों में 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। इनमें से 5 सदस्यों को हर दूसरे साल, इनका जो चुने जाते हैं 2 साल के लिए चुने जाते हैं अस्थायी सदस्य, तो हर दूसरे साल बाद चयन होता रहता है, तो हर साल चयन होता है 2 साल के लिए। तो इसमें जो अस्थायी सदस्य उनका चयन हुआ है ये जनवरी 25 से 31 दिसंबर 26 के लिए, 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 के लिए चयन हुआ है। इसमें चुने गए देश हैं, इसमें डेनमार्क है, ग्रीस है, पाकिस्तान है, पनामा है, सोमालिया है। इसमें इधर अमेरिका डेनमार्क यूरोप से है, ग्रीस यूरोप से है, पाकिस्तान एशिया से है, सोमालिया अफ्रीका से है, पनामा भी अमेरिकी महाद्वीप से है। और 5 जो अस्थायी सदस्य हैं उसमें अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन और रूस, ये 5 जो है अस्थायी सदस्य हैं। 5 ये चुने गए हैं, 5 अभी हैं। QS वर्ल्ड रैंकिंग 2025 जारी हुई है। ये भी बहुत कभी पूछा जाता है कि विश्व की सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी कौन है, तो नंबर 1 है MIT मैसाचुसेट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका में, USA में है MIT। इसके बाद इंपीरियल कॉलेज, लंदन का इंपीरियल कॉलेज दूसरे नंबर, विश्व का दूसरे नंबर कॉलेज है। तीसरा ऑक्सफोर्ड है, ये भी लंदन का है। ये 3 कॉलेज टॉप 3 कॉलेज हैं। उसके बाद इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में जो टॉप 5 कॉलेज हैं उनमें नंबर 1 पर है IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे है, फिर IIT दिल्ली है, तीसरे नंबर पर IISc बेंगलुरु है। ध्यान दीजिएगा, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, तीसरे नंबर पर IISc बेंगलुरु, चौथे पर IIT खड़गपुर, 5वें पर IIT मद्रास। ये 5 IIT सब IIT हैं, केवल IISc बेंगलुरु गैर IIT है जो टॉप 5 में शामिल है। इसके बाद यूनेस्को का मेमोरी वर्ल्ड एक बैठक हुई थी 6 से 10 मई 2024 में मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में। यूनेस्को का मेमोरी वर्ल्ड MOW कैप ये बैठक हुई थी। इसमें विश्व की जो विशेष पुस्तकें होती हैं, क्लासिकल पुस्तकें होती हैं, उनको सूचीबद्ध किया जाता है, तो यूनेस्को की ये बैठक हुई थी। तो 6 से 10 मई 2024 को उलान बटोर में हुई थी। माओ कैप का MOW मेमोरी ऑफ वर्ल्ड। रामचरितमानस में शामिल किया गया है, पंचतंत्र शामिल किया गया है, सहृदय लोक लोचन शामिल किया गया। इसमें से रामचरितमानस किसकी है? रामचरितमानस है, जानते हैं, फेमस तुलसीदास जी की। पंचतंत्र किसकी है? पंचतंत्र है विष्णु शर्मा की। सहृदय लोचन आनंद वर्धन की। 3 बुक शामिल। इससे पूछा जा सकता है कि इसके राइटर कौन है और ये क्यों फेमस है। तो रामचरितमानस तुलसीदास जी, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, सहृदय लोक लोचन आनंद वर्धन। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां, अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियों में सिपरी की रिपोर्ट आई है 11 मार्च 2024 को। इसमें विश्व के सबसे बड़े जो निर्यातक हैं शस्त्र के या हथियारों के, उनमें USA नंबर 1 पर है। पूरे विश्व निर्यात का 42% निर्यात करता है। उसके बाद फ्रांस का नंबर है दूसरे नंबर पर, 11% निर्यात करता है। तीसरे नंबर पर रूस है, ये भी 11% पूरे विश्व के निर्यात करता है। चीन चौथे नंबर पर है, 5.8% पूरे विश्व के निर्यात करता है। और 5वें नंबर पर जर्मनी है, 5.6% निर्यात करता है पूरे निर्यात का, विश्व के निर्यात का। शस्त्र के आयात की प्रवृत्तियां, कई बार पूछा गया कौन देश सबसे ज़्यादा आयात करता है, तो भारत सबसे ज़्यादा आयात करता है पूरे विश्व के आयात का 9.8%। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है 8.4%। तीसरे पर कतर है, ये भी तीसरे नंबर का आयातक है। इस तरह से ये यहाँ से क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कौन कौन से हुए 2024 में।
इसमें जो लेटेस्ट हुए हैं, यानी जनवरी फरवरी के बाद होने को हमने लिया है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पहला हुआ है नाटो शिखर सम्मेलन 2024। ये 9 से 11 जुलाई 2024 में हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि नाटो की बहुत बड़ी भूमिका है यहाँ यूरोप में निभाता है नाटो, इसकी सुरक्षा परिषद से संबंधित है। लेकिन यह है कि ये चूँकि अमेरिका पोषित है तो थोड़ा सा झुका होता है यूरोप उसकी तरफ। रूस और यूक्रेन युद्ध में यहाँ पर आप इस संदर्भ में सोच सकते हैं। 9 से 11 जुलाई 2024 को ये संपन्न हुआ। वाशिंगटन डीसी में हुआ है। 1949 में यहीं पर इसकी स्थापना हुई थी, वाशिंगटन डीसी में। 24 से 26 जून 2025 को अगला सम्मेलन होगा द हेग में, नीदरलैंड की राजधानी द हेग। यहाँ पर 24 से 26 जून 2025 में द हेग में होगा। यहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हमारा। अगला शिखर सम्मेलन यहाँ पे होगा। फिर 50वां G7 शिखर सम्मेलन। G7 के देश पहले देख लेते हैं तो यूएसए, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी एवं जापान ये हैं। भारत एक आउटरीच सदस्य के रूप में जॉर्जिया मेलोनी द्वारा, इटली के प्रधानमंत्री, चूँकि उनकी अध्यक्षता में हुआ है ये सम्मेलन, तो उनके द्वारा आमंत्रित किया गया था भारत। और ये हुआ अपुलिया, इटली के अपुलिया में हुआ है। अध्यक्ष था इटली, जॉर्जिया मेलोनी की अध्यक्षता में। 13 से 15 जून 2024 को हुआ G7 का 50वां शिखर सम्मेलन। इसके बाद WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन 164, इसमें 164 देश शामिल हैं। मंत्री स्तरीय अभी तक शामिल थे, लेकिन 26 फरवरी 2 से 2 मार्च के बीच में 2024 में आबू धाबी में, UAE के, यूनाइटेड अरब अमीरात के आबू धाबी में सम्मेलन हुआ। इसमें 2 नए सदस्यों को शामिल किया गया, कोमोरोस और तिमोर लेस्ते। कौन कौन देश? कोमोरोस और तिमोर लेस्ते। इसमें 166, अब इस समय इसमें 166 देश हो गए हैं। नाम शिखर सम्मेलन, नॉन अलाइन मूवमेंट या गुटनिरपेक्ष आंदोलन। इसमें भारत इसका संस्थापक सदस्य रह चुका है। तो कंपाला में हुआ है, युगांडा की राजधानी कंपाला में। 19 से 20 जनवरी के मध्य हुआ है ये, 19 से 20 जनवरी 2024 के मध्य कंपाला में। इसकी जो थीम थी, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाना। इसमें सदस्य संख्या है 121। ये नाम का नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, या कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन। अभी बहरहाल ये आंदोलन चल रहा है, 121 देश के मेंबर हैं, लेकिन तीसरी दुनिया के लिए उस समय वरदान था। अब वर्तमान में चूँकि हर देश आर्थिक रूप से संपन्न हो गया है, परमाणु रूप से बहुत सारे देश संपन्न हो गए हैं, तो थोड़ी सी इसकी भूमिका कम हुई है। लेकिन भविष्य में जब सभी देश एक समृद्धि प्राप्त कर लेंगे या युद्ध के द्वारा कुछ इस तरह से हो जाएगा कि काफ़ी डामाडोल स्थिति हो जाएगी, तब ये संगठन पुनः एक बार उभर के सामने आएगा। अगला अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन। कुछ लोगों के नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता। तो पहला है कीर स्टारमर। कीर स्टारमर कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? यूनाइटेड किंगडम के। 5 जुलाई को उनको, ब्रिटेन के 5 जुलाई को बनाया गया है। मसूद पेजशकियन, ये ईरान के राष्ट्रपति, चूँकि उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, 5 जुलाई को ये भी बनाए गए हैं। मसूद पेजशकियन, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ईरान इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत बुरे दौर में है, तो ऐसे में पूछा जा सकता है कि इसमें वहाँ के राष्ट्रपति कौन है। तो मसूद पेजशकियन। जुडिथ सुमिनवा तुलुका, ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है कांगो गणराज्य की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए पूछा जा सकता है। अफ्रीका की हैं तो जुडिथ सुमिनवा तुलुका। एक बार अगला और है प्रबोवो सुबियांतो, ये इंडोनेशिया के। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन ये यहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। कहाँ के? इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। जय हिंद मित्रों, स्टडी विद शरणायस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की इस क्लास में हम देखेंगे पिछले 6 मंथ की करंट अफेयर्स। इसमें केवल नेशनल इवेंट्स को मैंने शामिल किया है। इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए दूसरी क्लास आएगी। ये छोटी सी वीडियो है, इसको अगर आप देख लेंगे तो नेशनल इवेंट्स की आपकी कोई चीज़ छूटेगी नहीं। इंटरनेशनल इवेंट्स की जस्ट 2 दिन बाद इसकी और वीडियो, जो दिसंबर में एग्जाम होने वाले हैं प्रीलिम्स के, चाहे बीपीएससी प्रीलिम्स हो चाहे OPPCS प्रीलिम्स हो, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्लास। पूरी आप देखिएगा, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहली खबर यहाँ है, एक राष्ट्र एक चुनाव। 18 सितंबर को एक अमेंडमेंट हुआ है उसमें संविधान में, जिसमें एक चरण एक राष्ट्र एक चुनाव की बात की गई है। एक समिति बैठी थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में, तो उसकी रिपोर्ट के आधार पर यह निर्धारित हुआ है कि ये चुनाव एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी भारत
पूरा देश जो है हर समय चुनाव में ही बिजी रहता है, कभी किसी कोने में उसे देखते हुए ये किया गया है। तो इसमें ऐसा किया गया है कि पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराया जाए चरण 1 में, और चरण 2 में उसके 100 दिन बाद चरण 2 अस्थायी, इसमें चरण 2 कराया जाए, इसमें अस्थायी निकाय के चुनाव कराए जाएँ। इस तरह की व्यवस्था है। अगर बीच में किसी विधानसभा का विघटन होता है, टूटती है, बहुमत नहीं होता है, तो उसका फिर अगर चुनाव कराया जाए तो उसका जो कार्यकाल हो बचे हुए शेष समय के लिए, जैसे मान लिया आज 2024 में मान लिया कोई चुनाव हुआ है, सबका चुनाव हो गया, तो 2029 में फिर होना है। 2024 में जो चुनाव होगा फिर 5 साल बाद 29। तो अगर मान लें 23 में कोई सरकार, 26 में कोई सरकार गिर जाती है, तो उसको 26 में जो चुनी जाएगी वो 29 तक ही रहेगी। 29 के बाद 29 में फिर उसको चुनाव लड़ना पड़ेगा। जो चीफ मिनिस्टर बनेगा वो 29 तक की ही बनेगा, 26 से 29 तक, 3 साल के लिए ही। इस तरह से है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे जो विकास कार्य रुक जाते हैं, हम जानते हैं कि जब आचार संहिता लागू होती है तो विकास कार्य रुक जाते हैं हमारे, वो सब चीज़ों में उससे देश फुर्सत में आएगा। सारी मशीनरी लगी होती है, सरकारी मशीनरी सारे काम छोड़ करके चुनाव में लगी रहती है, तो उससे फुर्सत मिलेगी, बहुत सारे फायदे होंगे। उसको डिटेल में बाद में देखा जाएगा। इसके बाद 16 सितंबर 2024 को पहली वंदे भारत ट्रेन, आपने सुना था, वंदे मेट्रो चलाई गई है। ये गुजरात में अहमदाबाद से भुज तक 16 सितंबर को 24 को अहमदाबाद से भुज तक पहली वंदे मेट्रो चलाई गई है। और एक स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 जो आया है, इसके आधार पर श्रेणी 1 के नगर में सूरत नंबर 1 पर है, यानी सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर है वायु गुणवत्ता के आधार पर। यानी 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों, श्रेणी 1 मतलब 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं उनमें नंबर 1 सूरत है। 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले जो शहर हैं फिरोजाबाद है। फिरोजाबाद की चूड़ियाँ नाम सुने होंगे आप लोग, तो ये है फिरोजाबाद। इसमें 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले में श्रेणी 2 में ये नंबर 1 पर है। और श्रेणी 3 में रायबरेली नंबर 1 पर है। श्रेणी 3 मतलब 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में रायबरेली की वायु गुणवत्ता सबसे अच्छी है। इसके बाद NIRF रैंकिंग की बात आती है। ये हर साल जारी होता है। ये भारत के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़, उनकी रैंकिंग निर्धारित करता है। तो इसके आधार पर IIT मद्रास नंबर 1 पर है और IISc बेंगलुरु विश्वविद्यालय स्थिति में नंबर 1 पर है। IIT मद्रास और IISc बेंगलुरु दोनों नंबर 1 पर हैं। और SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24, ये कई मानदंडों में 113 मानदंड इसको निर्धारित किए जाते हैं। तो इसमें जो है केरल और उत्तराखंड नंबर 1 पर हैं, और ये नीति आयोग जारी करता है। और कभी एग्जाम में पूछा गया, 3 नंबर पर तमिलनाडु है। केरल उत्तराखंड नंबर 1 पर हैं और तमिलनाडु नंबर 3 पर है। और एक जो सबसे ज़्यादा सुधार दर्शाने वाला राज्यों में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है। इसके बाद देखते हैं वैश्विक इंडिया AI शिखर सम्मेलन। ये हुआ 3 से 4 जुलाई के मध्य में भारत मंडपम दिल्ली में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ध्यान दीजिएगा, इसमें पूरी चर्चा उसकी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसे ऑर्गेनाइज किया था भारत मंडपम में 3 से 4 जुलाई के मध्य में। इसके बाद मोदी सरकार जो तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बने, वो 18वीं लोकसभा थी। कई बार पूछा गया है कि कौन सी लोकसभा ये चुनी गई है, तो ये 18वीं लोकसभा थी। इसमें 542 सीटें थी। 542 सीटों में 240 भाजपा ने जीती और उसके सहयोगी दलों के हिसाब से मिला करके बनाए इन्होंने, और 99 प्लस सीटें कांग्रेस की हैं। इसके साथ ही 4 राज्यों के चुनाव हुए थे। उनमें आंध्र प्रदेश 175 सीटों के 175 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ था। कौन बने थे यहाँ पर? वही चंद्रबाबू नायडू। उड़ीसा में हुआ बीजू जनता दल बहुत साल बाद ये हारी है और भाजपा ने सरकार बनाई। यहाँ पर 147 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। यहाँ पर मोहन मांझी इसके चीफ मिनिस्टर बने। अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटों के लिए चुनाव हुए और उसके बाद सिक्किम में 32 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं। सेला सुरंग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये असम के तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग से मतलब ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रदान करती है। कहाँ से? तेजपुर से तवांग के बीच में 13,000 फुट की ऊंचाई पर बना हुआ भारत का सबसे ऊंचा सुरंग है। और सबसे बड़ी बात है कि विश्व की इतनी ऊंचाई पर बनी हुई द्विलेन पहली सुरंग है। ध्यान रखिएगा,
ये द्विलेन सुरंग है, विश्व की सबसे इतनी ऊंचाई पर स्थित विश्व की पहली द्विलेन सुरंग है ये। इसके बाद भारत रत्न 5 लोगों को प्रदान किया गया। इसमें कर्पूरी ठाकुर, ये पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के। चौधरी चरण सिंह जानते हैं, प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, और भारत के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। पीवी नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। MS स्वामीनाथन जानते ही आप लोग। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, तो इसमें श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को ही जो है जीवित रहते दिया गया, बाकी ऊपर के 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। आडवाणी जी को उनके घर जाकर के प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र बनाया गया। कई 6 किस्म के डॉल्फिन है, एक विलुप्त हो गई, जैसे अमेजन की नदी में अमेजन डॉल्फिन, इस तरह से सिंधु डॉल्फिन, अलग अलग नदियों में उनके नाम से डॉल्फिन पाई जाती हैं, उनके नाम से इनको सूचित किया जाता। तो गंगा डॉल्फिन पटना में, इसे 4 मार्च को डॉल्फिन शोध केंद्र का शिलान्यास जो है किसने किया? नीतीश कुमार जी, जो इसमें बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने किया है। पटना में ये बनाया गया है, पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को। उसके बाद कुछ सूचकांक हैं। सूचकांक जो महत्वपूर्ण सूचकांक जो हम एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उनमें सबसे पहले उनको देख लीजिए। 4-5 हमने लिख लिए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। इसमें बौद्धिक संपदा सूचकांक, बौद्धिक संपदा सूचकांक में 55 देशों को शामिल किया गया है। 2024 का है, सारे 2024 के सूचकांक हमने यहाँ दिए हैं। इसमें नंबर 1 पर बौद्धिक संपदा में नंबर 1 पर USA है और भारत 42वें नंबर पर है। इसी तरह से आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 176 देशों को शामिल किया गया है, 2024 का है। नंबर 1 पर सिंगापुर है और भारत का स्थान 126वां है। आर्थिक स्वतंत्रता में भारत 126वां है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024, 163 देश शामिल है इसमें। नंबर 1 पर सबसे ज़्यादा आतंकवाद प्रभावित देश बुर्किना फासो है, भारत का स्थान 14वां है, इसमें 163 देश शामिल हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट आई है 2024 की, इसमें 143 देश शामिल हैं। नंबर 1 पर पहले की तरफ फिनलैंड है और भारत का स्थान विश्व प्रसन्नता में 126वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में 180 देश शामिल हैं। नॉर्वे नंबर 1 पर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता में और भारत का स्थान 159वां है 180 देशों में। वैश्विक शांति सूचकांक 2024, इसमें 163 देश शामिल हैं। नंबर 1 पर पहले की तरह आइसलैंड सबसे ज़्यादा शांत देश है और भारत का स्थान 116 है। लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, आइसलैंड नंबर 1 पर लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जो आई है उसमें नंबर 1 पर आइसलैंड है और भारत का स्थान 129वां है। ये हो गई ये इंटरनेशनल इवेंट्स की महत्वपूर्ण, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछा तो उन्हीं को हमने शामिल किया है। इसको अगर आप चलते चलते एग्जाम में जाते जाते एक बार जो है कान में लगा कर सुन लेंगे तो इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। निश्चित तौर पे क्वेश्चन आखिर बनेगा कहाँ से, यही सबसे बनता है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो आपको समझने में भी आसानी होगी कि क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से अटेम्प्ट होते हैं। बाकी डीप स्टडी के लिए आप पढ़ते रहिए अपने अपने स्रोत से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।